आज मैं आपके सामने आपको पढ़ाने के लिए जा रही हूँ केमिकल काइनेटिक्स बोर्ड एग्जाम 2026। केमिकल काइनेटिक्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन जरूरी आता है। तो जो आपका चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड देयर मैकेनिज्म। यानी कि वो ब्रांच जिसमें हम रिएक्शंस के रेट स्टडी करते हैं और उनके मैकेनिज्म को, वो कहलाती है केमिकल काइनेटिक्स। अब क्योंकि हम इसमें रिएक्शंस के रेट स्टडी करते हैं, तो पहले हमारे लिए जान लेना जरूरी है कि रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग रिएक्शंस 3 टाइप की होती हैं: वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस और मॉडरेट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शंस वो होती हैं जो बहुत ज्यादा तेज होती हैं, और ये कौन सी होती है? जो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, मतलब जो टू मच फास्ट होती हैं। ये होती है आयनिक रिएक्शन, जैसे BaCl2 लेंगे और उसमें हम H2SO4 डालेंगे तो तेजी से हमें BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये रिएक्शन पल भर में हो जाती है। तो जो रिएक्शन इतनी तेजी से हो रही है, उस रिएक्शन के रेट स्टडी नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम इनकी भी रेट स्टडी नहीं कर सकते। दूसरी होती है वेरी स्लो रिएक्शन। ये वो रिएक्शंस होती हैं जो रिएक्शंस के होने में ही बहुत ज्यादा समय लग जाता है, जैसे कि है आपका रेडियोएक्टिव प्रोसेस कार्बन डेटिंग टेक्निक, जिसमें आपको पता है कि कार्बन 14 की रेडियोएक्टिव एज जो होती है वो आपकी 5000 समथिंग ईयर्स होती है। तो इस रिएक्शंस के रेट को स्टडी करने के लिए इतने समय तक जिंदा रहना जरूरी है, जो ह्यूमन लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ऐसी रिएक्शंस के रेट भी स्टडी नहीं किए जा सकते, या जैसे आपकी रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरा होता है मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शंस क्या होती हैं? नाइदर टू मच फास्ट नॉर टू मच स्लो, यानी कि ना तो आयनिक रिएक्शंस की तरह बहुत तेज होती हैं और ना ही रेडियोएक्टिव प्रोसेस की तरह बहुत ज्यादा स्लो होती हैं। ये रिएक्शंस कैसी होती हैं? जैसे आपकी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, CH3CO C2H5 प्लस H2O। तो हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है? यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, OH इधर लग जाता है और H इधर लग जाएगा और OH इधर लग जाएगा। तो CH3COH और आपका C2H5OH जो है वो आपका बच जाएगा। तो ये कहलाती है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। या दूसरी होती है H2 + I2 एरो 2HI। तो हम इसके अंदर उन रिएक्शंस के रेट स्टडी करते हैं जो मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं। ना हम बहुत ज्यादा वेरी फास्ट रिएक्शंस के रेट स्टडी कर सकते हैं और ना ही हम बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शंस के रेट जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो अगर हम इसके अंदर बार बार कह रहे हैं कि हमें इनकी रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है जैसे कोई भी रिएक्शन है, किसी रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो किसी भी रिएक्शन के दौरान चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अपॉन यूनिट टाइम, यानी कोई भी रिएक्शन के होने के दौरान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज हो गया और यूनिट टाइम है, वो क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसकी अगर हमें यूनिट देखनी हो तो हम यूनिट कैसे निकालते हैं? कंसंट्रेशन हम हमेशा लेते हैं मोल पर लीटर में, और टाइम हम हमेशा लेंगे सेकंड में। टाइम हमेशा सेकंड में लिया जाएगा और कंसंट्रेशन जो है वो मोल पर लीटर में। तो यूनिट क्या आ जाएगी आपकी? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक होती है इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस और एक होती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वो होती हैं जिनमें की टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट होता है, यानी कि टेंड्स टू जीरो, बहुत ही छोटा होता है। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वो होती है जिनमें टाइम इंटरवल बहुत लार्ज होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं इस समय वर्ल्ड कप चल रहा है, तो आप अगर किसी भी मैच के दौरान, पूरे मैच के दौरान जो आप रन रेट देखते हैं वो क्या कहलाएगा? एवरेज, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा लार्ज है। और अगर हम पर ओवर रन रेट देख रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो कहने का मतलब यह है कि जिसमें टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होती है, और जिनमें टाइम इंटरवल बहुत लार्ज होता है वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होती है। तो क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी पे बहुत जोर देती हूँ, तो इसीलिए मैं एनसीईआरटी से ही वो बताऊंगी। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट निकालते हैं, तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट निकालेंगे तो हम उसके लिए आपका ये देखते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। तो किसी भी रिएक्शंस के दौरान जो रिएक्टेंट होती है उनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या करती है? डिक्रीज, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या करती है? इंक्रीज। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे, माना कोई भी रिएक्शन, जैसे आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं कि रिएक्शंस आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस में देख लें तो हम देखेंगे कि अगर आपका T1 था तो कंसंट्रेशन R1 थी और टाइम T2 था तो कंसंट्रेशन R2 थी। तो डेल्टा R क्या हो गया? R2 माइनस R1। ठीक, तो R2 माइनस R1 चेंज को हम डेल्टा R से शो कर रहे हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में देखेंगे तो कितना चेंज हुआ? P2 माइनस P1, उसको हम डेल्टा P से शो कर रहे हैं, और टाइम इंटरवल लार्ज है तो उसको हम डेल्टा T से शो कर रहे हैं। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ले रहे हैं, R का मतलब रिएक्टेंट, तो हो जाएगा डेल्टा R बाय डेल्टा T, और इसमें माइनस का साइन आएगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इसमें रिएक्टेंट का रेट टाइम के साथ क्या करता है? डिक्रीज करती है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो डिक्रीज को हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ होता है। मैंने यहाँ लिख भी रखा है। और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेते हैं तो वो टाइम के साथ क्या होती है? इंक्रीज होती है, तो इसीलिए हम उसके आगे पॉजिटिव साइन इंडिकेट करते हैं। अब अगर यही हम इंस्टेंटेनियस में ले रहे हैं तो यहाँ पर टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है, तो उसे हमने DR से दिखाया, और DT क्योंकि टाइम के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है रिएक्टेंट की तो उसके लिए माइनस, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो उसके लिए पॉजिटिव। यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन मैंने लिख बता रखा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होती है, इसीलिए उसमें नेगेटिव साइन आता है पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होती है। अब इसी को अगर हम एनसीईआरटी में देखें तो आप एनसीईआरटी में उसको देख सकते हैं कि ये है आपका रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। आप देखें ग्राफ ऐसे आ रहा है, यानी कि समय के साथ साथ इनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। T1 पे ये थी और T2 पर ये थी। और अगर आपका एवरेज है, रेट ऑफ रिएक्शन है, तो R2 माइनस R1, तो देखिए माइनस का साइन आ रहा है। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखिए टाइम के साथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। आप देखें P2 ये हो गई और P1 ये हो गई, तो कंसंट्रेशन में क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। यहाँ इसके अंदर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर कैसे लेंगे हम? डेल्टा P ओवर डेल्टा T। अगर लार्ज इंटरवल है तो P2 माइनस P1, T2 माइनस T1, और अगर टाइम इंटरवल शॉर्ट है तो DP ओवर DT। टाइम इंटरवल लार्ज है तो R2 माइनस R1, T2 माइनस T1, और टाइम इंटरवल शॉर्ट है तो DR ओवर DT। तो इस तरीके से हम इनको देखते हैं। और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज करती है और रिएक्टेंट की डिक्रीज करती है, इसीलिए हम माइनस का साइन लगाते हैं। तो ये मैं आपको एनसीईआरटी के साथ साथ ये बताती चलूंगी, जिससे कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में कोई भी परेशानी ना हो।
इसके बाद नेक्स्ट आता है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आता है आपका सारा सिलेबस, तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी से ही पढ़ें। नेक्स्ट आता है एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि अगर आपको कोई भी रिएक्शन ऐसे दे रखी है और उसमें कह रहा है कि आप उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाएं, तो वो हम कैसे लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जो मैं बार बार कह रही हूँ, टाइम के साथ क्या होती है, कम होती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन जिस रेट से रिएक्टेंट आपके डिसअपियर होते हैं, ठीक उसी रेट से आपके रिएक्टेंट जो होते हैं वो आपके अपीयर होते हैं। तो इसीलिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट जस्ट इक्वल्स टू होगा आपका रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ये बिल्कुल उसके बराबर होगा आपका, कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट इज जस्ट इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। अब रेट ऑफ रिएक्शंस, अगर हमने एवरेज निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन, तो कैसे करेंगे, देखिए ऐसे करेंगे हम, क्योंकि जिस रेट से रिएक्टेंट डिसअपियर होते हैं उसी रेट से प्रोडक्ट अपीयर होते हैं, तो सब कुछ हम इक्वल एक दूसरे के इक्वली रखेंगे, और याद रखेंगे कि इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम इनको डिवाइड कर देते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज निकालना है, तो डेल्टा N2 बाय डेल्टा टी, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, तो हम उससे डिवाइड कर देंगे, तो 1/3 डेल्टा H2 ओवर डेल्टा टी, और यहाँ पर प्रोडक्ट है तो उसके आगे पॉजिटिव का साइन है, हाफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन टाइम टेकन डेल्टा टी। तो आप याद रखेंगे कि अगर हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन रखना है तो हमें डेल्टा टी रखना होगा, और रिएक्शंस के रेट ऑफ रिएक्शन शो करने के लिए हम उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उनको डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टाइम टेकन, और उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करा तो 1/3 आ गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन टाइम टेकन, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हमने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, तो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे। आपको पता है अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग होंगे तो स्लो रेट होगा, और वीक बॉन्ड होंगे तो फास्ट रेट होगा। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये ठीक ऐसे ही होता है कि अगर आप एक या दो लकड़ी को जला रहे हैं तो वो थोड़ा स्लो जलेंगी, और आप ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां लगा रहे हैं तो आप देखेंगे कि आग जो होगी वो तेज हो जाएगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। जैसे जैसे रिएक्टेंट आप बढ़ाते चले जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट है टेंपरेचर, टेंपरेचर में ये देखा गया है कि हर 10 डिग्री के राइज पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल और कभी कभी ट्रिपल भी हो जाता है, तो यानी कि टेंपरेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, तो अगर कोई भी रिएक्शन कैटालिस्ट की वजह से होती है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो जनरली इंक्रीज हो जाता है, और ये आप में पढ़ चुके हैं कि कैटालिस्ट जितना रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का बढ़ाता है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन का भी रेट बढ़ाता है। तो यानी कि जो रिएक्शन रिवर्सिबल है उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट समान रूप से बढ़ता है, तो क्या होता है कि इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाता है। तो इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट जनरली इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन, दैट इज इट क्या करती है, इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करा देती है। नेक्स्ट सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, तो लार्जर द सरफेस एरिया मोर द रेट ऑफ रिएक्शन, जितना ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे आप लकड़ी को जलाएं और लकड़ी के बुरादे को मतलब चूल्हे को जलाएं तो चूल्हा बहुत तेजी से जलेगा, ठीक ऐसे ही आपकी चाय है, अगर वो आपने ग्लास में ले रखी है तो थोड़ा देर से ठंडी होगी, और आपने उसको प्लेट में ले लिया तो वो तेजी से ठंडी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि प्लेट में उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो सनलाइट की वजह से होती है, जैसे मैंने रखा है H2+Cl2, H2 की वजह से होती है 2HCl, या एक रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस। तो ऐसी सभी रिएक्शंस को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, और अगर ये सनलाइट की वजह से हो रही है तो इनमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। देखिए मैं बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रही हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन जो मैंने आपको बता दिया है। और नेक्स्ट आता है रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट, तो अगर कोई भी रिएक्शन आपकी इस तरीके से दे रखी है कि ए के ए मॉलिक्यूल और बी के बी मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं सी के सी मॉलिक्यूल और डी के डी मॉलिक्यूल, तो अगर हमें उस रिएक्शन का रेट देखना है तो आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो यहाँ पर ए की पावर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की पावर ए और बी की पावर बी, जो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वो इनकी पावर बन जाते हैं। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल के साइन हट जाएगा और हमें एक कांस्टेंट मिलेगा के, जिसे हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा के ए की पावर ए और बी की पावर बी। और नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो इस चैप्टर की बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि सोली है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जैसे हमने कोई भी रिएक्शन दे रखी है ए के ए मॉलिक्यूल प्लस बी के बी मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। तो ए की कंसंट्रेशन ऑफ ए उसकी पावर ए और बी की ए कंसंट्रेशन ऑफ बी उसकी पावर बी, जहां पर के आपका रेट कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। तो इनकी कंसंट्रेशन टर्म क्या है, ए की ए है और बी की बी है, तो अगर हम इन दोनों का सम कर देते हैं जो इनकी कंसंट्रेशन टर्म्स होती है तो वो हमको बताती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए प्लस बी। इसके बाद नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन ड्यूरिंग ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में किसी भी रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो कहलाती हैं आपकी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ऑर्डर क्या होती है। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों ही बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक चीज नहीं है। तो अगर आप देखें तो अगर हम ये बताएं तो जो मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। अब ये क्या है, दरअसल अगर हम केमिकल काइनेटिक के अकॉर्डिंग देखें तो रिएक्शंस का एक क्लासिफिकेशन ये भी होता है कि रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो सिर्फ एक ही स्टेप में होती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो एक से अधिक स्टेप में होती है।
तो अगर रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है तो जो एक स्टेप है वही होगा उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। लेकिन अगर कोई रिएक्शन 2 या 3 स्टेप में हो रही है तो जो इसका स्लोएस्ट स्टेप होगा वही होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है तो हम उस रिएक्शन का रेट स्टडी नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम स्लोएस्ट स्टेप में ही रेट स्टडी कर सकते हैं। तो अगर रिएक्शन कोई भी 2 या 3 स्टेप में हो रही है, जैसे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, तो इसका स्लोएस्ट स्टेप ही होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उस रिएक्शन के दौरान जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही कहलाती है उसकी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। जैसे कि अगर आप एनसीईआरटी में देखें तो वो आपको ये बताता है कि जैसे ये वाली रिएक्शन है KClO3 + 6FeSO4 + 3H2SO4 बनाते हैं KCl 3Fe2SO4 का होल 5 + 3H2। अगर आप इस रिएक्शन के दौरान देखें तो 6 और 3 9 और 1 10 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इतने ज्यादा मॉलिक्यूल कभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप देखें तो एनसीईआरटी वाले ने बिल्कुल साफ लिख रखा है कि किसी भी रिएक्शन के दौरान जो मॉलिक्यूलरिटी है वो आपकी एक्सीड नहीं कर सकती है 3 से ज्यादा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है hence the molecularity greater than 3 is not observed, कि 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो फिर ये कैसे पॉसिबल होगा? दरअसल एक जो ये रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है ये एक से अधिक स्टेप में हो रही है। जैसे आपकी ये वाली रिएक्शन है ये आपकी 2 स्टेप में हो रही है, तो इसीलिए अगर आप देखेंगे ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, IU - IO कट जाएगा, टोटल रिएक्शन आपकी बिल्कुल ऐसे आ जाएगी। तो अगर कोई भी रिएक्शन आपकी एक से अधिक स्टेप में हो रही है तो जो स्लोएस्ट स्टेप है वही होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे ये वाली रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, ये वाला स्टेप इसका फास्ट है और ये इसका स्टेप स्लो है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है और इसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसीलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 2। तो आप मेरी बात समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी होती है जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी किसमें? ड्यूरिंग द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो कहलाती है मॉलिक्यूलरिटी। तो पहला ये हो गया कि आपके जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पहला पॉइंट हो गया कि जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन जितनी कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है। फिर जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आपका 0 और फ्रैक्शनल भी होता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती। ये आपका 3 हो सकता है लेकिन ये आपका 3 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता है। और मॉलिक्यूलरिटी हमेशा, मेन डिफरेंस इसका यही है कि मॉलिक्यूलरिटी ना तो फ्रैक्शनल होती है ना ही 0 होती है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी होता है और फ्रैक्शनल भी होता है। तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या हम किसी भी रिएक्शंस को देख करके पता लगा सकते हैं कि ये उसकी मॉलिक्यूलरिटी है? तो नहीं, हमें किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमेशा उसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करना होगा। हम सिर्फ देख करके किसी भी रिएक्शंस का रेट स्टडी नहीं कर सकते। जैसे ये रिएक्शन है तो हम इसको देख करके नहीं कर सकते, या आपकी ये वाली रिएक्शन है तो इसके हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका सिर्फ H2O2 पे ही डिपेंड करना चाहिए था, H2O2 की पावर 2 होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो H2O2 और I- दोनों की कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही अगर आप देखें तो जो ये वाली रिएक्शन है CaCl3 + Cl2 और CCl4 + HCl, तो देखने में लगता है कि रेट ऑफ रिएक्शन CaCl3 की पावर 1 और Cl2 दोनों की कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड कर रहा है, तो मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होगी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 होगा। लेकिन हम सिर्फ देख के पता नहीं लगा सकते। आप देख सकते हैं कि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली रेट को स्टडी करा तो पता लगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो CaCl3 क्लोरोफॉर्म की तो 1 कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है और क्लोरीन की हाफ पर। तो इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल साफ लिख रखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन हम सिर्फ देख करके नहीं पता लगा सकते, इसको हमें एक्सपेरिमेंटली देखना ही होता है। तो और ये रेट ऑफ रिएक्शन आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, 1 2 3 और इवन फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो हमेशा आपकी होल नंबर में होती है। ये कभी भी आपकी 0 नहीं हो सकती और ना ही ये 3 से ज्यादा हो सकती है और ना ही ये कभी भी आपकी फ्रैक्शनल में हो सकती है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी के अंदर मेन अंतर है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताती हूँ जिससे कि आपको याद रहे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका कई टाइप का होता है, जिसमें सबसे पहला होता है 0। तो हम इसे 0 बोलते ही क्यों हैं? क्यों कहा जा रहा है 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? दरअसल ये वो रिएक्शंस होती है जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन आपकी कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड नहीं करता। रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी तक हम आपसे कह रहे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन रेट की कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है, लेकिन 0 ऑर्डर रिएक्शन हम इसको बोल ही इसलिए रहा है क्योंकि वो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ए एरो प्रोडक्ट, जैसे हमें किसी रिएक्शन को दिखाना है तो माना ए कोई रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, लेकिन ये डिपेंड नहीं करता है तो नॉट, और ए नॉट की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसीलिए रेट किसके बराबर हो गया? के के बराबर हो गया। तो इसमें देखने से साफ पता लग रहा है कि इसकी रिएक्शंस के दौरान इसमें कहीं भी कोई कंसंट्रेशन टर्म का जिक्र नहीं है, तो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है 0 के केस में। दूसरा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो आपका आता है यूनिट ऑफ के। तो आप इसके अंदर ये जरूर याद रखेंगे, दरअसल इसमें 3 ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है आपका, उसने आपसे यूनिट पूछ लेगा, किसी भी रिएक्शंस में रेट कांस्टेंट की यूनिट दे रखी होगी और वो आपसे पूछ लेगा कि बताइए ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आप उसको देख करके बता देंगे। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इसके अंदर पूछा जाता है ग्राफ पे बेस्ड, वो आपको ग्राफ शो करेगा और उसके अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन स्लो पूछ लेगा या ये पूछ लेगा कि ये कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, किसकी चीज पे डिपेंड कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे होता है जो न्यूमेरिकल बनता है, और चौथा क्वेश्चन जो है वो आर्हेनियस इक्वेशन पे। तो ज्यादातर पिछले सालों के दौरान जो पैटर्न देखा गया है वो इन 4 पे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो अब इसके लिए हम इसीलिए बता रहे हैं, सबसे पहले हम बता रहे हैं यूनिट ऑफ के। तो आप इसमें देखें रेट किसके बराबर है? के, तो के हमें निकालना है, तो के किसके बराबर है? रेट। तो रेट की यूनिट कैसे निकालते थे हम? कंसंट्रेशन ओवर टाइम। कंसंट्रेशन किसमें लिखते थे हम? मोल पर लीटर में, टाइम सेकंड में। तो जो 0 ऑर्डर रिएक्शन है उनकी यूनिट क्या होगी? रेट कांस्टेंट की। ये क्या है आपका? रेट कांस्टेंट। तो अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो आप
यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यानी कि यहाँ पर जो यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की होती है वही यूनिट के की हो जाती है। नेक्स्ट, तो जैसे नाम लिखा हुआ है वैसे ही नाम है कि रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन टर्म ओनली। जैसे ए वाला प्रोडक्ट, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो यहाँ से प्रोपोर्शनली के साइन हटाएंगे, कांस्टेंट मिलेगा के, जैसे रेट कांस्टेंट मिलते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं, तो रेट इक्वल टू हो जाएगा के ए। अब यहाँ से अगर हमें यूनिट निकालनी होगी तो हम इक्वेशन लिखेंगे रेट इक्वल टू के ए। अब हमें के निकालना है तो के हम यहाँ ले आए, रेट आपका यहाँ रखा और इसको ए से डिवाइड कर दिया। रेट की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और ए क्या है? कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन हमेशा किसमें लेते हैं? मोल पर लीटर में, इससे ये चेंज हो गया, तो के की यूनिट क्या आ गई? सेकंड इनवर्स। तो आप देखेंगे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड और थर्ड सब में रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग अलग आती है, तो इसीलिए हम उसे देख करके क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टू कंसंट्रेशन टर्म ओनली। तो रिएक्शन आपको ऐसे दे रखी होगी, ए प्लस बी एरो प्रोडक्ट टू ए एरो प्रोडक्ट, तो यहाँ से रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की कंसंट्रेशन टर्म, और इनकी जो पावर होती है वो जो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं 1 2 3 4, जो भी इनके आगे नंबर लिखे होते हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट होते हैं और उनकी पावर बन जाते हैं। तो रेट इक्वल टू है के ए स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि वो आपकी कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है, तो ऑर्डर इसका हो जाएगा आपका 2, ठीक। तो यहाँ पर अब हम इसकी यूनिट निकालेंगे, रेट इक्वल टू के ए स्क्वायर, तो के इक्वल टू हो जाएगा रेट अपॉन ए का स्क्वायर, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका? रेट निकालेंगे तो हम रेट की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और ए की पावर 2 है, और ए क्या है? कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन किसमें निकालते हैं? मोल पर लीटर में, तो उसकी पावर 2, तो मैंने इसकी पावर 2 लिख ली, स्क्वायर है मतलब हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, तो मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर कैंसिल हो गया, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो मोल पॉजिटिव पावर था तो नेगेटिव हो जाएगा, लीटर आपका नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो ये हो गया सेकंड ऑर्डर के लिए। तो आप देखेंगे कि हर एक ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी? अलग अलग आएगी, इसलिए इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन 3 कंसंट्रेशन टर्म ओनली। 3a एरो प्रोडक्ट इस तरीके से भी आ सकता है, तो यहाँ पर a की पावर 3 हो गई, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 3, या फिर वो पूछ सकता है a प्लस b प्लस c एरो प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन तीनों कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड कर रहा है, तो a की पावर भी 1 है, b की भी 1 है, c की भी 1 है, तो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 आएगा। 2a प्लस b ऐसे भी हो सकता है आपका, तो भी यहाँ पर a की पावर 2 और b की पावर 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 आएगा। तो हम ज्यादातर इसमें सिंपली लेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसकी पावर बन गए, प्रोपोर्शनल के साइन हटाया तो कांस्टेंट के आ गया, तो कितना आ गया? 3, तो यानी कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 3। अब हम यहाँ पे यूनिट निकालेंगे, रेट इक्वल्स टू के ए की पावर 3। रेट की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और ए को हम लेते हैं मोल पर लीटर में, तो उसकी पावर 3 होंगी, यानी कि हम इसको 3 बार लिख सकते हैं, एक से ये कैंसिल हो गया, तो 2 बची, यानी 2 का मतलब है कि हमने उसका क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं आपका कि हमने स्क्वायर करा और इसकी मल्टीप्लाई मोल से कर दी, तो मोल की पावर 2 आ गई, लीटर से कर दी तो लीटर की पावर -2 आ गई। जब ये ऊपर जाएगा तो मोल की पावर माइनस हो जाएगी और लीटर की पावर प्लस हो जाएगी। तो देखिए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जो है उसकी यूनिट बिल्कुल अलग आई है। नेक्स्ट आता है आपका फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है। तो यहाँ पर देखें रेट को मैंने फिर से मैं आपको एक बार बता रही हूँ कि सिर्फ हम किसी भी रिएक्शन को देख करके रेट ऑफ रिएक्शन या मॉलिक्यूलरिटी या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जज नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखें तो रेट जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन CaCl3 की तो 1 कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करता है, और क्लोरीन की सिर्फ हाफ कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करता है, जबकि देखने में लग रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2 आ रहा है। तो सिर्फ हम देख करके जज नहीं कर सकते हैं, इसको हमें एक्सपेरिमेंटली निकालना ही होता है। अब ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड में आ चुका है, मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर यूनिट ऑफ के हम कैसे निकाल सकते हैं। तो रेट इक्वल टू के CHCl3, ये आपका रेट ऑफ CHCl3 है, ये कंसंट्रेशन टर्म CHCl3 के और क्लोरीन की हाफ के प्रोपोर्शनल है। अब के हमें निकालना है, तो हमने रेट निकाला और ये कंसंट्रेशन टर्म हम इसके नीचे ले गए। अब CHCl3 की कंसंट्रेशन टर्म क्या होगी? मोल पर लीटर इनवर्स, और क्लोरीन की भी क्या होगी? मोल पर लीटर इनवर्स, लेकिन इसकी पावर 1 होगी और इसकी हाफ होगी, तो 1 से 1 पावर कैंसिल हो गई, हाफ की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, तो मोल की पावर हाफ, लीटर की पावर हाफ, तो ऊपर जाएगा तो ये -1/2 और लीटर की पावर जो है वो माइनस की जगह प्लस की हो जाएगी और सेकंड इनवर्स। तो अगर आपको किसी भी रिएक्शंस का फ्रैक्शनल ऑर्डर दे रखा है और रेट कांस्टेंट निकाल रखा है, तो मैंने इसको निकाल के दिखा दिया है। लेकिन कई बार अगर आपकी कोई भी रिएक्टेंट गैसेस में है तो वो उनकी यूनिट निकलवा सकते, तो वो उनकी यूनिट जब आपसे निकलवाएंगे तो वो, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म जो है अगर वो गैसेस हैं तो उनकी कंसंट्रेशन टर्म मोल पर लीटर में नहीं लेते हैं, बल्कि किसमें लेते हैं? या तो बार में लेते हैं या एटमॉस्फेयर में लेते हैं। एनसीईआरटी वाला अक्सर प्रेशर की यूनिट को बार में लेता है, तो इसलिए मैंने बार ले रखा है। तो CHCl3 की अगर हम प्रेशर में कंसंट्रेशन टर्म ले रहे हैं तो वो बार होगी, क्लोरीन की भी बार होगी, इसकी पावर 1 होगी और इसकी पावर हाफ होगी, 1 से 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, बार की पावर हाफ हो जाएगी, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, और इस तरीके से आप इसमें भी निकाल सकते हैं। एक और इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट आती है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होती है
जिनकी मॉलिक्युलरिटी तो 2 होगी, यानी कि 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। यानी कि अगर हम एनसीईआरटी की डेफिनेशन देखें तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या कहती है, व्हिच आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट अंडर सर्टेन कंडीशन बिकम द फर्स्ट ऑर्डर, हेंस कॉल्ड एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि वो रिएक्शंस जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती हैं, लेकिन सर्टेन कंडीशन में वो ऐसे बिहेव करती हैं, उनको हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे एनसीईआरटी में इसके 2 ही एग्जांपल दे रखे हैं, एक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और एक इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एसिड और अल्कोहल मिलते हैं। अब अगर हम इसमें देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो हमें 2 कंसंट्रेशन टर्म होनी चाहिए थी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता एसिड की कंसंट्रेशन टर्म पे भी और वाटर की भी। लेकिन मैंने कहा है आपसे कि हम सिर्फ इसको देख करके पता नहीं लगा सकते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली जब हमने देखा तो इसका रेट जो होता है वो सिर्फ एस्टर की कंसंट्रेशन टर्म पे ही डिपेंड कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि अगर एस्टर की कंसंट्रेशन टर्म बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, कम करेंगे तो कम हो जाएगा, लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे हम घटाएं या उसको हम बढ़ाएं, यानी कि चाहे हम उसको इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, तो जब रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसीलिए जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें ये शो नहीं होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन उस पर उसकी कंसंट्रेशन टर्म पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है, तो सिर्फ एक ही होगा। तो इसीलिए ऑर्डर कितना है 1। तो मॉलिक्यूल तो 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए मॉलिक्युलरिटी कितनी है 2, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 1, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप मेरी बात आराम से समझ सकते हैं। दरअसल सब्जेक्ट के अंदर या ये जो भी इनकी टर्म होती हैं, ये जो भी बोलते हैं बिल्कुल साफ साफ बोलते हैं, बस कई बार क्या होता है कि हम इनको सुनते ही नहीं है। जैसे हम बहुत सारी बातें अपने लाइफ में इंपॉर्टेंट बातों को दूसरों की इग्नोर कर देते हैं, ऐसे यहाँ पर भी इग्नोर करते हैं, लेकिन हर टर्म बिल्कुल आपसे साफ साफ कहती है। तो स्यूडो इसलिए है क्योंकि मॉलिक्युलरिटी कितनी है 2, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 1, तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ऐसा क्यों हुआ? इसका सिंपल रीजन है कि जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आप समंदर में 1 बाल्टी पानी निकाल दें या समंदर में 1 बाल्टी पानी डाल दें, तो आप बताइए कि क्या उसकी कंसंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 बाल्टी पानी लेने से समंदर में कुछ कमी ना आ जाएगी, और अगर आप डाल दोगे तो उसमें कोई इजाफा ना होगा। तो इसीलिए वाटर इतनी ज्यादा लार्ज कंसंट्रेशन में होता है कि आप उसमें से 1 बाल्टी पानी निकाल दें या डाल दें, समंदर की तरह कोई फर्क नहीं होगा। तो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन में उसका जिक्र नहीं होता है और उसमें कंसंट्रेशन टर्म डिपेंड नहीं करती है। सेम है सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये आपके बायोमोलिक्यूल्स की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो मैं यहाँ भी बता देती हूँ इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्या होता है। अगर यहाँ पर आप इसका डिग्री ऑफ रोटेशन देखेंगे तो वो है 66.5 पॉजिटिव, यानी ये डेक्स्ट्रो है, और ग्लूकोज का देखें तो ये भी पॉजिटिव है, यानी ये भी डेक्स्ट्रो है। लेकिन फ्रक्टोज कैसी होती है? लीवो। तो यहाँ पर तो ये क्या कर रहा था, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर 92.4 में से 52.5 जब मैं माइनस करूंगी तो रिजल्ट आपका माइनस में आएगा, ये आ जाएगा आपका 40 समथिंग आएगा, तो माइनस का 40 आएगा। तो यानी कि जो आपका इन्वर्जन है वो डेक्स्ट्रो से लीवो हो गया, यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। और यहाँ पर भी मॉलिक्युलरिटी 2 है लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आपका हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इसमें आपका क्वेश्चन यही बनता है कि वो आपसे सिंपली ये पूछेगा कि उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। जैसे कह रहा है कि रेट लॉ दे रखा है और कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आप इसी कंसंट्रेशन टर्म को जोड़ देंगे और आप तब उसको बता देंगे। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखें तो उसने आपको बता रखा है यहाँ पे कि 0 के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इतना है, फर्स्ट के लिए इतना है, और सेकंड के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इतना है। तो हर बार सॉरी जो आपकी यूनिट है के की वो 0 के लिए ये है, फर्स्ट के लिए ये है और सेकंड के लिए ये है। तो आप देखेंगे कि जो इसकी क्या कहते हैं यूनिट है वो हर बार क्या आ रही है, बिल्कुल अलग आ रही है। तो सिर्फ हम उसको देख करके ही आंसर बता सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है एनसीईआरटी में 1 मार्क्स में। जैसे कह रहा है आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट, तो उसने के दे रखा है और कह रहा है आपसे कि आप इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। तो देखने में ऐसा लगेगा कि अरे कैसे बता सकते हैं, लेकिन आप इसकी कंसंट्रेशन टर्म देखिए क्या है, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स किसकी है? आपकी सेकंड ऑर्डर की। तो हम के को देख के बता सकते हैं कि रिएक्शन कैसी है, सेकंड ऑर्डर। यहाँ पर देखिए के की यूनिट कितनी है, सेकंड इनवर्स। तो यहाँ हमने देख के बताया कि कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर। तो ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो सिर्फ आप रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के बता सकते हैं कि उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत पूछा जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आती है इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन, जो आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट है, एक 0 ऑर्डर और एक फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड और थर्ड इनका तो सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट है और सिर्फ इनकी यूनिट के बारे में ही आपसे पूछ लिया जाता है, वो भी थर्ड का मैंने बता दिया है, ज्यादातर सेकंड का ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसीलिए बीच में आपको कंपैरिजन देने के लिए एकदम इस तरीके से लिख दिया है जैसे आपको याद रहे। 0 ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो आपकी कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड नहीं करती है, इसीलिए नॉट है। यहाँ पे 1 कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करती है। इसकी रिएक्शन आती है रेट इक्वल्स टू के, यहाँ पर रेट इक्वल्स टू के ए, क्योंकि एक पे डिपेंड है, यहाँ पे डिपेंड नहीं है। फिर हम इसकी देखते हैं यूनिट, इसकी यूनिट वही होती है जो आपकी रेट की यूनिट होती है। रेट की यूनिट क्या है, मोल लीटर सेकंड इनवर्स, तो के की भी यूनिट वही है। और यहाँ पर के की यूनिट कितनी आती है, सेकंड इनवर्स, जो मैंने अभी आपको बता दिया था। फिर यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप देखिए इधर हमने आपकी वाई एक्सिस पे लिया रेट ऑफ रिएक्शन और एक्स एक्सिस पे लिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन देखिए आपकी बढ़ रही है 5, 10, अगर मैं इसको कर लूं 15, लेकिन यहाँ पर देखें रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कांस्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसकी कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये भले ही बढ़ रही है लेकिन ये कांस्टेंट है। लेकिन इसमें रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, तो इसीलिए आपका ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन है कि रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन ये थी
तो रेट ऑफ रिएक्शन ये था, कंसंट्रेशन बढ़ गई तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पर अगर आप इसको मान लें 5, 10, 15 तो ये तो बढ़ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ मान लिया 5, 10, 15 तो ये तो लगातार 15 ही है, तो यानी कि ये कांस्टेंट है, ये कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड नहीं करता है। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो जीरो ऑर्डर की आती है, k इक्वल्स टू 1/t a नॉट माइनस a, और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। तो आप इसका ग्राफ और इसके ग्राफ में इतना ही अंतर है कि दोनों कोनों पे से ज्यादा आपको खुला हुआ मिलेगा, ये इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर इसका पूछा जाता है स्लोप। अब स्लोप कैसे निकालते हैं, दरअसल ये रिएक्शन दे रखी है, आप याद रखेंगे जीरो ऑर्डर की रिएक्शन दे रखी है, k इक्वल्स टू 1/t, ये t है, यहाँ पर t होता है टाइम इंटरवल, k होता है रेट कांस्टेंट, a नॉट माइनस a। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे a नॉट, कोई सी भी रिएक्शन हो ये होती है इनिशियल कंसंट्रेशन और a होती है आपकी कंसंट्रेशन एट टाइम t, कि उसने जिस टाइम पे पूछ रखी है a वो होती है। तो इसकी इंटीग्रेटेड रिएक्शन ये मैंने t से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो गया kt a नॉट माइनस a। अब मैंने क्या किया कि a को मैं इधर ले आई तो ये प्लस का हो गया, और kt को मैं इधर ले गई तो ये माइनस का हो गया। तो अगर हम इसकी कंपैरिजन करते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c से, तो m क्या बताता है आपका स्लोप, और वो किसके बराबर है, माइनस k के बराबर है। तो चाहे आप इसको ऐसे याद रखने की कोशिश करें या ऐसे। तो इस ग्राफ के अंदर दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपका ग्राफ कैसे बना हुआ है, क्योंकि ग्राफ को देख करके भी वो आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलवा लेता है और उसका स्लोप क्या होगा। ऐसे ही अगर आप फर्स्ट ऑर्डर देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर की आप रिएक्शन याद रखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन जो होती है वो होती है k इक्वल टू 2.303 t log a नॉट बाय a, जहां पर a नॉट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन, a होती है कंसंट्रेशन एट टाइम t, और k होता है रेट कांस्टेंट। तो मैं k को आपका 2.303 को इधर ले आई तो ये यहाँ हो गया, t यहाँ आ गया, और ये हो गया log a नॉट बाय a। log a नॉट बाय a को हम ऐसे लिख सकते हैं, और अब मैंने क्या किया कि log a को इधर ले आई और k को इधर ले आई, और इसका कंपैरिजन करा तो स्लोप कितना आ गया, माइनस के ओवर 2.303। तो जो स्लोप आपकी फर्स्ट ऑर्डर में होता है वो माइनस के ओवर 2.303 होता है, जबकि इसमें स्लोप माइनस के होता है, और ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। नेक्स्ट आता है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड वो होता है जिसमें कोई भी अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है। माना किसी का हाफ लाइफ पीरियड क्या कहते हैं 5 दिन है और उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी 10, तो 5 दिन या ये मान लीजिए कि 5 दिन उसकी हाफ लाइफ है और उसकी कंसंट्रेशन थी क्या कहते हैं 1 ग्राम, तो 5 दिन के बाद वो कितना रह जाएगा, आधा ग्राम या 0.5 ग्राम रह जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड होता है t इक्वल्स टू पॉइंट, यहाँ पर ये होता है आपका t हाफ इक्वल्स टू होता है आपका 0.6932 ओवर के, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यहाँ पर टी हाफ, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे कि यहाँ पर टी हाफ होता है 0.6932 ओवर के, और यहाँ पर टी हाफ होता है a नॉट बाय 2k। तो यहाँ पर टी हाफ में एक ही कंसंट्रेशन टर्म आ रही है, इसीलिए टी हाफ कंसंट्रेशन टर्म की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ इस तरीके से होगा पासिंग टू द ओरिजिन। लेकिन अगर आप जीरो ऑर्डर में देखेंगे तो वहां पे हाफ लाइफ पीरियड होगा टी हाफ, और ये आपका a नॉट, यानी कि यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, तो टी हाफ आपका इनिशियल कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये आपका ग्राफ इस तरीके से कांस्टेंट होगा। और आप याद रखेंगे कि ऑल रेडियोएक्टिव प्रोसेस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसीलिए उसका हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर इन्होंने जीरो ऑर्डर के अंदर अगर आप देखें तो देखिए एनसीईआरटी में भी उसने जो आपकी रेट रिएक्शन है वो ये दे रखी है, और इसका एग्जांपल होता है ये जीरो ऑर्डर का कि अमोनिया का हम डिकम्पोजिशन करते हैं एट द प्लैटिनम सरफेस, तो ये वाली रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसकी इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन ये होती है, ठीक, हम a नॉट बाय a कहें या r नॉट बाय r कहें, ये होती है, और इस पर सारे क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे। और इसके अंदर स्लोप माइनस के होता है जीरो में, और ये आप देख लीजिए इसके अंदर स्लोप जो होता है वो k ओवर 2, यहाँ पर देखिए ये कितना होता है माइनस स्लोप k इक्वल टू माइनस स्लोप, यानी कि माइनस 2.303 होता है इसका स्लोप। नेक्स्ट आता है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड इसका देखिए इतना दे रखा है t हाफ इक्वल टू 0.6932 ओवर k, ठीक। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें टी हाफ क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर हम एक बार और जो है वो देख लेते हैं कि इसके अंदर जो आपकी ये वाली रिएक्शन है ये आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड नहीं करता है, और इसके अंदर हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसकी यूनिट होती है आपकी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और इसकी यूनिट होती है टाइम इनवर्स या सेकंड इनवर्स। ये इसका हाफ लाइफ पीरियड जो होता है वो कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड नहीं करता है, और इसमें सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो ये एनसीईआरटी का है, और जो इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो इसीलिए आप एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन जरूर देख करके जाएंगे। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझा दूंगी कि बोर्ड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने आपको बता दिया है इंपॉर्टेंट है, ये सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गई। नेक्स्ट आता है आपका इसके अंदर टॉपिक आता है अब आपका एरिनियस इक्वेशन। जो एरिनियस इक्वेशन जो होती है वो आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंस को शो करती है। हमने देखा है कि किसी भी रिएक्शन का रेट जब 10 से बढ़ाते हैं सॉरी, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका डबल
या कभी कभी ट्रिपल भी हो जाता है। तो एरिनियस ने टेम्परेचर डिपेंडेंस के हिसाब से रिएक्शन दी, K इक्वल्स टू AE माइनस EA बाय RT, जहां पर A आपका एरिनियस फैक्टर होता है, E आपकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है, R आपका गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू इतनी होती है, T आपका टेम्परेचर इन केल्विन होता है और K होता है आपका रेट कांस्टेंट। अगर हम इसी की इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो वो होगा log K2 ओवर K1 EA ओवर 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है और स्लोप होता है माइनस EA ओवर 2.303 R। तो ये होती है इसकी इंटीग्रेटेड एरिनियस इक्वेशन। दरअसल आपका किसी भी रिएक्शन का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका रिएक्शन प्रोफाइल, कि कोई भी रिएक्शन जब होती है, जैसे ये रिएक्शन प्रोफाइल आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। मैंने चैप्टर बिल्कुल आपका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ाया है, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो बताई है और हर एक चीज बताई है जिससे कि आप चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। तो ये है आपका रिएक्टेंट, माना कोई भी रिएक्शन हुई, रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में चेंज हुए, तो ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। तो आप देखें रिएक्टेंट की एनर्जी तो क्या है, ज्यादा, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम। तो अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो यानी कि यहाँ पर रिएक्शन के दौरान डेल्टा H एनर्जी का लॉस होगा, तो ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। अब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में बदलने के लिए पहले बनाना होता है एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इतनी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जरूरी है। जिनके पास ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगी, सिर्फ वही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होंगे। और ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है, इसका अमाउंट इतना है, जिनके पास ये होगा वही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और प्रोडक्ट में चेंज होंगे। तो EA एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगी, ये जिन मॉलिक्यूल के पास होगी वही आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होंगे। तो ये आपका रिएक्शन प्रोफाइल है। फिर हम देखते हैं कि कैटलिस्ट के डालने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक, तो वो इसलिए बढ़ जाता है कि इतनी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तो कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल के पास हो, पर इतनी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास होगी, इसीलिए कैटलिस्ट का यूज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आप समझ सकते हैं कि आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, तो माना कि आप लॉन्ग रूट से जाते थे, आपके किसी फ्रेंड ने आपको शॉर्ट रूट बता दिया, तो वहां तक जाने में लॉन्ग रूट से आपकी एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही थी इतनी, लेकिन अब उस शॉर्ट रूट से जिसने आपको बताया उसने आपकी लाइफ में कैटलिस्ट का काम करा, तो अब आप कम एनर्जी में ही क्या पहुंच जाते हैं, अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। तो कैटलिस्ट का काम सिर्फ इतना ही होता है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। अब नेक्स्ट आती है इसके अंदर कॉलिजन थ्योरी ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये कॉलिजन थ्योरी ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल इस पे भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो इसमें आप देखेंगे कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन, जो हमने देखा कि टेम्परेचर के बढ़ाने पे आपका 10 डिग्री का राइज हो जाता है, तो वो क्यों हो जाता है, हमने ऐसे तो नहीं मान लिया होगा। तो उसके हमने 3 पॉइंट सोचे कि किस किस पे डिपेंड करता होगा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता होगा, नेक्स्ट क्या होता होगा, एनर्जी बैरियर, और तीसरा क्या होता होगा, ओरिएंटेशन बैरियर। तो किसी भी रिएक्शन के दौरान रेट ऑफ रिएक्शन 3 चीजों पे भी डिपेंड हो सकता है। पहला है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, दूसरा है एनर्जी बैरियर और तीसरा है ओरिएंटेशन बैरियर। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आपको पता है, जैसे जब दो सेनाएं आपस में लड़ती हैं तो लाखों सैनिक युद्ध करते हैं, ऐसे ही जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में टकरा करके प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, तो बहुत सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपके आपस में टकराते हैं। तो उसके हिसाब से कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जितनी भी मॉलिक्यूल्स आपके कोलाइड कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स के हिसाब से अगर अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं और सभी का कॉलिजन इफेक्टिव है, तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी 10⁻25 होती है। तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, पर इतना नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो फिर किस पे डिपेंड करता है, तो दूसरा हमने प्रोसेस देखा कि एनर्जी बैरियर होगा। एनर्जी बैरियर के अंदर ही आता है एक्टिवेशन एनर्जी, या हम उसको ये भी कहते हैं आपका इसके अंदर इफेक्टिव कॉलिजन जो है आपका वो दे रखा है, और इस एक्टिवेशन एनर्जी को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये क्या एनर्जी होती है, जैसे कि क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चे पास नहीं होते हैं, पास होने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ लेबर हमें करना ही पड़ता है। ऐसे ही सारे के सारे मॉलिक्यूल जो आपस में कोलाइड करते हैं, वो सभी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ वही मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होते हैं जिनके पास एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, जिसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी। जिनके पास ये है उनके कॉलिजन कहलाएंगे इफेक्टिव कॉलिजन, और वही आपके प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में चेंज होंगे। तो कई बार क्या होता है कि जब हम 10 डिग्री का राइज करते हैं, तो पहले माना कि सिर्फ 100 में से 40 मॉलिक्यूल के पास ही एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थी, लेकिन जब हमने 10 डिग्री का राइज कर दिया, तो अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो 80 मॉलिक्यूल के पास हो गई, तो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। और नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर क्या होता है, ये कहता है कि जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है उनकी जो कोलाइडिंग एक्सिस है वो सेम होनी चाहिए। अगर वो कोलाइडिंग एक्सिस सेम नहीं होगी तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे, और अगर कोलाइडिंग एक्सिस सेम होगी, हेड ऑन कॉलिजन होगा, तो आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होंगे। तो यानी कि कॉलिजन थ्योरी ये कहती है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पे। सभी मॉलिक्यूल आपके रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ वही चेंज होते हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है, और उन्हीं के कॉलिजन होते हैं इफेक्टिव कॉलिजन। और थर्ड है ओरिएंटेशन बैरियर। तो यहाँ पर जो आपका K इक्वल्स टू A माइनस E बाय RT है, यहाँ पर ये एनर्जी बैरियर तो यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन कॉलिजन फ्रीक्वेंसी और ओरिएंटेशन बैरियर, इसको कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं AB। ये कहलाता है आपका कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक, या इसको हम इफेक्टिव कॉलिजन बोलते हैं, इसको हम AB से डिनोट करते हैं। और ओरिएंटेशन बैरियर को हम डिनोट करते हैं
आपका पी से, तो इन दोनों को मिलाकर के ही ए आता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एरिनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो ये आपका चैप्टर खत्म हुआ और आप सब लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। मेरी आपसे कोशिश यही रहेगी कि जो भी मेरे बच्चों ने पढ़ रखा है या जो भी उनको आता है वही उनके एग्जाम में आया और उनके एग्जाम में आए। तो इसीलिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जो आपको आता है ईश्वर करे आपके एग्जाम में वही हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं जल्द से जल्द आपके लिए सारी वीडियो लेके आ रही हूँ जिससे कि आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकें और आपकी ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। और मैं लास्ट में फिर से यही कहूंगी कि जो आपको आता हो मेरी तरफ से आपके लिए यही बेस्ट विशेष है कि वही आपके एग्जाम में आए। थैंक यू।